अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बायोलॉजी की न्यू बुक का जो है आज हमारा जो है चैप्टर 2 का टॉपिक है दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम पढ़ते हैं कि इंसान के अंदर जो है सांस लेने का जो निज़ाम है वो किस तरह से जो है इन्वॉल्व होता है, यानी कि सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो सांस लेने में हमने पढ़ा हुआ है कि दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप्स में जो सांस लेने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एक प्रोसेस में हम सांस को अंदर ले जाते हैं और दूसरे प्रोसेस में हम सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब सांस अंदर ले जाने को कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रीवियस बुक में भी था। ठीक है, तो इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, व्हाट इज इंस्पायरेशन या व्हाट इज इनहेलेशन। तो इनहेलेशन और इंस्पायरेशन एक ही टर्म है। इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स। इनहेलेशन का मतलब होता है इनहेल करना एयर को लंग्स की तरफ, यानी कि एयर को लंग्स की तरफ लेकर जाने को इनहेलेशन कहते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान ये चेंजेस आती हैं, यानी कि यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम एयर को इनटेक करेंगे, आप ऑब्जर्व करें बेशक साथ ही साथ अपने आप को, एयर को इंटर करेंगे अपने लंग्स की तरफ। ठीक है, तो आपके जो ये वाले रिब्स होंगे, ये रिब्स जो होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एयर आ जाएगी, ये एक्सपैंड हो जाएंगे और एक्सपैंड होने के बाद ये जो डायाफ्राम है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम इसको जो एयर को इंटर करेंगे, ये जो डायाफ्राम है ये डाउनवर्ड मूव करेगा और जो रिब्स होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये था ड्यूरिंग इनहेलेशन मूवमेंट। अब हम इसकी जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो मसल जो हमारी रिब्स के दरमियान में पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब केज है, यानी कि ये जो पिंजरा नुमा साख्त बनी हुई है रिब्स की, ये अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करें खुद को। एट द सेम टाइम डायफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन। जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम की आप डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक हो गया। इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, दीज टू कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। जब डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और जो रिब्स के मसल्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे। अब दोनों की जो ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है, इस वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज रिड्यूस्ड। जो प्रेशर होगा वो चेस्ट के दरमियान में वो कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। एंड एयर इज मूव्ड इनटू लंग्स, और एयर जो होती है वो लंग्स की तरफ चले जाती हैं। ठीक है, तो ये था बिल्कुल इजी इंस्पायरेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि जब एयर को हम अंदर ले जाते हैं, हमारे जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, जबकि इस मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जब प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, तो हवा जो है वो हमारे लंग्स की तरफ इंटर होगी, इसको कहते हैं जी इंस्पायरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग के प्रोसेस का सेकंड स्टेप जो है वो है एक्सपायरेशन या फिर एक्सेलेशन। ठीक है, जैसे इनहेलेशन और इंस्पायरेशन है, सेम इसी तरह एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन भी एक ही टर्म है। ठीक है, इंस्पायरेशन में हम जो है एयर लंग्स की तरफ लेकर गए थे। ठीक है, जबकि एक्सपायरेशन में, एक्सेलेशन में एयर जो होगी वो लंग्स से बाहर आएगी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक याद कर लें, दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। The following events occur during exhalation। क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल्स जैसे ही रिलैक्स होंगे, जो डायाफ्राम होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और अपवर्ड मूव करेगा। वहां डायाफ्राम हमने देखा था इंस्पायरेशन में डाउनवर्ड मूव किया था और जो रिब केज थे वो अपवर्ड मूव किए थे। दीज टू मूवमेंट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। ठीक है, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स ने रिलैक्स हो जाना है और डायफ्राम ने अपवर्ड मूव करना है। जब ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा कि जब प्रेशर ज्यादा होता है वॉल्यूम कम हो जाता है, जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेज एंड एयर इज फोर्स्ड आउट। जैसे ही प्रेशर इनसाइड चेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और जो एयर होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, धकेल दी जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो प्रैक्टिकल है ये आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अभी कुर्बानी की ईद आएगी, आप जो है वो लंग्स लेंगे, ठीक है, ट्रेकिया में आप खुद से पंप कर सकते हैं एयर को, और फिर आप ऑब्जर्व करना कि कैसे जो है वो चेंजेस आएंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ से ये इंफॉर्मेशन है, वी लूज हाफ अ लीटर ऑफ वाटर अ डे थ्रू ब्रीदिंग, यानी कि तकरीबन हम आधा लीटर पानी जो है वो ब्रीदिंग के जरिए एक दिन में निकालते हैं। यानी कि ब्रीदिंग जब हम करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें ट्रांसपायरेशन से हमारी जो है सांस के जरिए जो है वो हाफ लीटर पानी रिलीज होता है। दिस इज द वाटर वेपर वी सी व्हेन द ब्रीथ ऑन टू ग्लास। ठीक है, ये आपको कब नजर आता है? जब आप किसी भी शीशे के ऊपर सांस लेते हैं। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर सांस लें और देखें कि उसके ऊपर आपको जो है वाटर वेपर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यह है कि पूरे दिन में जो है हम तकरीबन आधा लीटर पानी इस तरह से इवेपोरेट हो जाता है हमारी बॉडी से। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं जी रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि एक सेहतमंद इंसान के अंदर जो है वो ब्रीदिंग का रेट क्या हो सकता है। अगर एक सेहतमंद इंसान है, नॉर्मल कंडीशन से, कोई सांस की बीमारी नहीं है, तो वो 16 से 20 मिनट जो है वो, यानी कि 16 से 20 टाइम, एक मिनट के अंदर 16 से 20 दफा एक ही मिनट में वो सांस लेता है। ठीक है, रेस्ट के दौरान, यानी कि कोई वर्किंग ना कर रहा हो, कोई भी एक्स्ट्रा काम ना कर रहा हो, एक्सरसाइज ना कर रहा हो, तो नॉर्मल कंडीशन में वो 16 से 20 दफा एक मिनट में सांस लेता है। ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Muscles carry out cellular respiration at greater rate, so more carbon dioxide is produced. The respiratory center in brain detects greater concentration of carbon dioxide in blood. जो हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो ये डिटेक्ट करता है कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहीं बढ़ तो नहीं रही। इट सेंड मैसेज टू द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम एट ग्रेटर स्पीड। जैसे ही ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिब्स को, डायफ्राम को मैसेज आता है रेस्पिरेटरी सेंटर से, वो मूव करते हैं। मूव करने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, वॉल्यूम कम होने की वजह से जो मूवमेंट होती है, यानी कि सांस रिलीज करने की सलाहियत होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम जो है वो 30 से 40 टाइम एक मिनट में जो है नॉर्मल इंसान सांस लेता है। यानी कि उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से इसको निकालना होता है हमारी बॉडी से, क्योंकि वो हमारे ब्लड के लिए फ्रेंडली नहीं है, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है जी। ये टेबल, कंपोजिशन ऑफ द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यानी कि जो हम एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उसकी क्या कंपोजिशन होती है, और जो हम बाहर निकालते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक हो गया? ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेकर जाते हैं 21%, जबकि जो बाहर निकालते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। 5% ऑक्सीजन जो होती है वो हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हम लेकर जाते हैं एयर में, और 4% हम बाहर निकालते हैं। यानी कि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कब बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। नाइट्रोजन देखिए, आपने दूसरी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे 78%, क्योंकि आपकी बुक में 79 है तो आपने 79 ही फॉलो करना है। 79% आप नाइट्रोजन को इंस्पायर करेंगे और 79 को ही एक्सपायर कर देंगे। नाइट्रोजन का इंसान के अंदर, जानवर के अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को जो है वो यूरिया, अमोनिया की फॉर्म में, फिर यूरिया की फॉर्म में भी रिलीज किया जाता है, यूरिक एसिड में। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टली भी इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं। वाटर वेपर्स वेरिएबल का मतलब ये है कि ये हमारी क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर भी वेरिएबल करता है, यानी कि जैसे जैसे हालात होते हैं टेम्परेचर वेरी करता जाता है। डस्ट पार्टिकल्स भी वेरी करते हैं, यानी कि ऐसी इलाके जहां पर जो है पोल्यूशन कम होगी वहां पर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स इंस्पायर और एक्सपायर का रेट चेंज होगा, और जहां पोल्यूशन ज्यादा होगी वहां पर चेंज होगा। तो ये थी कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए, मार्क कर लें जल्दी से। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, दी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कंप्लीट डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिजीजेज हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, और ये हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए हमने जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का बायोलॉजी का वो कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह जितने भी इस आपके न्यू सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे के सारे लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं 10th क्लास के जितने भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट 9th क्लास के स्टूडेंट जो अभी 9th में है उन्होंने 10th में मूव करना है, या फिर जो 10th की न्यू बुक्स पढ़ेंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ये जो लेक्चर्स हैं ये हेल्पफुल हो सकें। और इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊं कि जब आपकी क्लासेस नई नई स्टार्ट होती हैं तो हेल्पिंग बुक्स नहीं आई होती मार्केट में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स इस चैनल के ऊपर शेयर किए जाएंगे जिसमें आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल थी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें।